है गाइस, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विप्रो बिजनेस राउंड डिस्कशन। इसका मतलब टेक्निकल इंटरव्यू, जिसको विप्रो में बिजनेस राउंड डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं सारा का सारा डिस्कशन आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आज तक आपका कोई भी डाउट रह गया था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आपका सारा का सारा डाउट एक इतिहास में कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग काफी अच्छा से क्वेश्चन को देखते हैं जो विप्रो के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जो टेक्निकल राउंड उनका प्रीवियस ईयर का हुआ था उसमें पूछा गया था। मैं सारा का सारा क्वेश्चन आंसर के साथ लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट से रिलेटेड और टेक टॉक से रिलेटेड काफी वीडियो लगातार चैनल पर आ रही है और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो जो विप्रो का एग्जाम दे चुके हैं या फिर किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी का एग्जाम दे चुके हैं। सारा का सारा क्वेश्चन हर एक कंपनी में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे क्वेश्चन जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन निकल गया है वो है व्हाट इज पॉइंटर। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है? ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स अ मेमोरी एड्रेस। कुछ समझ में नहीं आया? क्या है पॉइंटर? पॉइंटर एक वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। और दूसरे शब्दों हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है? स्टोर करता है। मैंने बहुत सारा डिफिनेशन यहाँ अटैच किया है, आपको जो सुटेबल है आप उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, पॉइंटर को एस्टेरिस्क साइन से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। एस्टेरिस्क, इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क। आपसे पूछ सकता है कि किस साइन से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट? एरेज क्या होता है? देखिए, एरेज कुछ नहीं होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है और कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर करता है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? यह नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में एलोकेट करता है, रेंडमली किसी भी डेटा को कहीं भी प्लेस कर सकता है। और इसमें दो बॉक्स होता है। क्या इसमें क्या होता है? दो बॉक्स होता है। ठीक, इसका डेफिनेशन देखिए। एन एरे ये डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, जिसको हम लोग सिमिलर डेटा टाइप बोलते हैं। सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं। A data structure is a way of organizing the data. The array is a data structure because it sequentially organizes data. Sequentially से क्या मतलब? हमारा मतलब है जैसे बॉक्स है, बॉक्स, इसका जो सबस्क्रिप्ट होता है जीरो शुरू होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। तो पहले इसमें डेटा स्टोर होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। मतलब सीक्वेंशियली होगा, सीक्वेंशियली, यही इसका कहने का मतलब है। एन एरे इज बिग चंक ऑफ मेमोरी इन विच मेमोरी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स। जो मेमोरी हमारा स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में यहाँ है, वो दिख रहा है। एंड ईच ब्लॉक इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग सम वैल्यू। और हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ये क्या हो गया? एरे हो गया जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। जैसे अगर इंट टाइप डेटा को स्टोर करना है तो केवल इंट का ही कर पाएंगे, अगर फ्लोट का करना है तो केवल फ्लोट का ही कर पाएंगे। इसका मतलब यही है, सिमिलर डेटा टाइप का। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लिंकेड लिस्ट की तरफ। क्या है? ए लिंकेड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड। इसमें तो हम लोग सीक्वेंशियली कर रहे थे, इसमें रैंडमली मतलब कहीं भी स्टोर हो सकता है। ईच नोड कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स, डेटा एंड लिंक। क्या करता है? दो फील्ड को हर एक स्टोर किया रहता है। ठीक है, here data is the value stored in the particular node and the link is the pointer that holds the address of the next node. ये क्या करता है? नेक्स्ट नोड के एड्रेस को क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट नोड को मतलब इसके बाद जो इसका नोड है इसके एड्रेस को क्या करेगा? स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यह सिर्फ कंपनी के इंटरव्यू में ही नहीं, आप अगर कहीं टीचिंग के लिए जाते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो वहां भी आपसे पूछा जाता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। काफी आसान है कंपाइलर इंटरप्रेटर, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर कुछ नहीं है, एक सिस्टम प्रोग्राम है जो सारे कोडों को एक बार एनालाइज करता है और उसका कंपाइल करता है और उसको एरर दिखाता है कि अगर इसमें कुछ एरर है तो शो करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये भी एक सिस्टम प्रोग्राम ही है जो लाइन बाय लाइन कोडों को चेक करता है और जहां उसको एरर लगता है वहीं पे डिनोट कर देता है। ठीक है, जैसे डेफिनेशन पढ़िए। ए कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स ऑफ कोड इन अ सिंगल रन। जैसे मानिए हम 20 लाइन का कोड लिखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, तो सारों को पहले एनालाइज करेगा, उसके बाद जहां गलती होगा वहां हमको शो करेगा। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। और इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले से करेगा, रिसर्च करेगा, जहां हमको एरर दिखेगा वहीं पे वो शो कर देगा। और क्या होता है? इट कंज्यूम लेस टाइम दैट इज इट फास्टर देन इंटरप्रेटर। जो कंपाइलर होता है क्या करता है? फास्टर होता है इंटरप्रेटर से। इट कंज्यूम्स मच मोर टाइम देन द कंपाइलर बिकॉज इट इज स्लोअर देन द कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम लेता है और कंपाइलर की अपेक्षा क्या करता है?
स्लो काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाई उप्स? कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जहां उप्स का चर्चा नहीं हो। कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जहां उप्स का चर्चा नहीं हो। उप्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करके हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है? उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आपसे डेफिनेशन ही पूछ देगी, डेफिनेशन भी पूछ देगी आपसे। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन याद करो। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और फंक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा, while object oriented programming is all about creating objects that contain both data and function। प्रोसीजर में क्या होता था? एक स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर को फॉलो करते थे किसी भी डेटा पर ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है? हम ऑब्जेक्ट, हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं ताकि हमारा काम काफी आसान हो जाता है और डेटा और फंक्शंस को हम काफी अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है हर एक इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में, पिलर्स ऑफ उप्स। आपको पता है कि उप्स में बहुत सारे पिलर है। ठीक है। उसमें क्या है? बहुत सारे पिलर, जैसे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स और क्लास तो है ही, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो चार हैं। तो उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपको इसका डेफिनेशन काफी अच्छा से याद करना है और काफी अच्छा से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इंटरव्यू को एक्सप्लेन करना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो 100% से बढ़कर 500% हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पिलर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी होता है उसके चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होता है। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके दादा का जो कुछ प्रॉपर्टी होता है वो आपके फादर में आता है, और आपके फादर का कुछ प्रॉपर्टी होता है वो किस में आता है? आप में आता है। जिसे मान लेते हैं यहाँ क्लास ए है, क्या है? क्लास बी है, क्या है? क्लास सी है। ए का प्रॉपर्टी बी में आ रहा है, बी का कुछ प्रॉपर्टी क्या है? इस पे आ रहा है, सी में आ रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी कुछ यहाँ इनहेरिट हुआ, इसका प्रॉपर्टी कुछ यहाँ क्या हुआ? इनहेरिट हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? आप डेफिनेशन पढ़ लो और इसको याद करो। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन डिफरेंट वेज। जैसे हमको ऐड करना है, ऐड एक फंक्शन हम बना लिए ऐड का, इसमें हम क्या लिख देते? ए और बी दो वैल्यू डाल दिए। फिर ऐड का वैल्यू, ऐड का फिर एक और फंक्शन बना लिया, इसमें हम ए बी सी। तो एक ही नाम का हम दो फंक्शन बना लिए, दो से ज्यादा फंक्शन बना लिए, और दोनों अलग अलग काम को कर रहा है। मतलब अलग अलग नंबर को दोनों एक साथ ही ऐड कर पा रहा है। ये नहीं कि पहले दो को ऐड कर लेगा फिर तीन नंबर को ऐड करेगा। तो बहुत सारा काम हमारे एक साथ हो रहा है एक ही फंक्शन के नाम का यूज करके, जिसका डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकता है, उसका डिफरेंट आर्गुमेंट्स हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन का नेम रहता है वो सेम रहता है। ठीक है। If one task is performed in different ways, it is known as polymorphism. For example, to convince the customer differently to draw something, फॉर एग्जाम्पल शेप, ट्रेंगल, रेक्टेंगल, शेप, ट्रेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, जिसमें हम जो इंटरनल डिटेल्स होता है उसको हाइड करते हैं और जो फंक्शनल डिटेल्स होता है उसको शो करते हैं। जैसे कोई हम गाड़ी बना रहे हैं, कोई हम कार बना रहे हैं, तो उसका गियर बॉक्स कैसे काम करता है, उसका इंटरनल फंक्शन क्या है, वो हम नहीं दिखाते हैं। सिर्फ आगे का हम ऊपर एक गियर दिखाते हैं, ताकि उसको हम बता देते हैं कि हाँ इधर कीजिएगा तो एक नंबर लगेगा, आगे कीजिएगा तो दो नंबर लगेगा, पीछे कीजिएगा तीन नंबर लगेगा। हम उसको दिखा देते हैं, लेकिन गियर बॉक्स में क्या क्या प्रोग्रामिंग किया है, क्या क्या हम बनाए हैं, उसको जो यूजर है उससे किस कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग नहीं शो करते। हम लोग क्या शो करते हैं कि फंक्शन कैसे कर रहा है, सिर्फ वो शो करते हैं। ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हम कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर में इंटरनल प्रोग्रामिंग क्या क्या किया गया है, कैसे काम करता है, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको इससे मतलब है कि उसका जो आउटर पार्ट है, जो हमारा फंक्शन का पार्ट है, वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं। अगर हम 2+2 डाल रहे हैं तो 4 आ रहा है कि नहीं, इससे हमको मतलब है। तो जो इंटरनल प्रोग्रामिंग होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है, और सिर्फ फंक्शन से वो मतलब रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पिलर है इनकैप्सुलेशन। इसमें क्या होता है? कोड को, डेटा को हम लोग एक यूनिट में बांध देते हैं। जैसे आप कैप्सूल लेते हैं, कैप्सूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कैप्सूल हो, कैप्सूल, इसमें बहुत सारा एलिमेंट रहता है। बहुत सारा एलिमेंट मिले क्या बनता है? एक डेटा बनता है। बहुत सारा एलिमेंट मिले क्या बनता है? एक कैप्सूल बनता है, जो हमको किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है। बाइंडिंग और रैपिंग, बाइंडिंग मतलब बांधना, और रैपिंग मतलब एक में कन्वर्ट कर देना, एक में जोड़ देना। कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल, ए कैप्सूल इट इज रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन। बहुत सारे दवा को मिलाकर एक कैप्सूल का निर्माण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है?
फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक जैसा ही है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही फंक्शन का नाम होता है जिसका एक ही क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं जिनका नाम सेम होता है। क्या होता है, एक ही क्लास में एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं जिनका नाम सेम होता है। यहाँ लिखा है फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर टू और मोर फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। देखिए एक ही क्लास में, जैसे एक हम फंक्शन ले लेते हैं सम, इसमें हम पैरामीटर ले लिए इंट ए इंट बी। इसी क्लास में दूसरा हम फंक्शन ले लिए सम, पैरामीटर ले लिए इंट सी इंट डी इंट ई। ठीक है, व्हेन अ फंक्शन नेम इज ओवरलोडेड विद डिफरेंट जॉब्स इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अलग अलग टास्क को कर रहा है, एक 2 नंबर को ऐड कर रहा है, एक इसको कर रहा है, 3 नंबर को ऐड कर रहा है एक ही क्लास में और एक साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। आप डेफिनेशन को काफी अच्छे से लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। और उसको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आराम आराम से देखो, क्योंकि यह वीडियो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। ये वीडियो आपको समझा सकता है कि कोई भी कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। काफी हिंदी में अच्छा समझाया है, तो आप इसको लिख लो और 2 बार 3 बार वीडियो देखो, ताकि ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद ही हो जाए। इसके बाद भूलने का झंझट ही आपके पास से खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, तो व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। देखिए जो फंक्शन ओवरलोडिंग था वो क्या था कि एक ही क्लास के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शन जिनका नेम सेम होता है वो काम करते हैं। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, क्लास डिफरेंट रहता है। फंक्शन का नेम सेम रहेगा लेकिन क्लास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो वही इसमें अंतर है। देखिए क्या लिखा है, इफ डिराइव्ड क्लास डिफाइंस सेम फंक्शन एज डिफाइंड इन द बेस क्लास इट इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस। इट इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इट enables you to provide a specific implementation of the function which is already provided by its base class। इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मींस जो बेस क्लास होता है, बेस क्लास उसका कुछ प्रॉपर्टी किस में आता है, क्या लिखा है यहाँ, बेस क्लास का प्रॉपर्टी किस में आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ डिराइव्ड क्लास में आता है, डिराइव्ड क्लास में से कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था, सेम क्लास था। फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या है, डिफरेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में उसका कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है, इनहेरिट होता है। और इसमें भी फंक्शन का नेम सेम ही रहता है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें क्लास चेंज हो जाता है, ठीक है। और फंक्शन ओवरलोडिंग में क्लास सेम रहता है, ठीक है। व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर। देखिए एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है या कोई भी डेटा टाइप है, इसको एक्सेसिबल कहाँ तक है, कहाँ तक कोई इसको एक्सेस कर सकता है, कहाँ तक इसको कोई यूज कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और एक और होता है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। तो यहाँ देखिए इन सी प्लस प्लस देर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक, पब्लिक करने से क्या मतलब है कि इसको आउटसाइड द क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पब्लिक कीवर्ड पब्लिक। प्राइवेट क्या होता है, जैसे देखिए आपका प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। आउटसाइड ऑफ द क्लास से प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे आपका इंस्टाग्राम पर अगर प्राइवेट अकाउंट है तो आपके जो फॉलोअर्स हैं या फिर आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा कोई उसको नहीं देख सकता है। जिसको आपने अलाउ किया सिर्फ वही देख सकता है। तो प्राइवेट आपका कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें सिर्फ आपका हक है, दूसरा कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्टेड में क्या है कि मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि जो आउटसाइडर है, जो आपको नहीं जानते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनको आपने इनहेरिट किया है, जिनका गुण, आपका गुण जिनमें गया है, वो लोग तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर, कोई बाहर का बच्चा एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डीबीएमएस, डिफरेंशिएट डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या करना है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लेना है, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूअर आपसे फुल फॉर्म ही सिर्फ पूछ देगा, व्हाट यू मीन बाय डीबीएमएस। तो उसमें अगर आपको फुल फॉर्म में नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत की बात है। और आरडीबीएमएस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें किसी भी चीज को हम लोग टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। कोई दिक्कत नहीं, एंड प्रोवाइड्स कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा।
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग RDBMS कहते हैं, इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ DBMS. DBMS स्टोर डेटा एज ए फाइल, RDBMS स्टोर इन ए टेबुलर फॉर्म. DBMS किसी भी डेटा को किस में स्टोर करता है? फाइल में. फाइल में. लेकिन ये क्या करता है? टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है. ठीक है, नेक्स्ट. What are acid properties in DBMS? Most important question. What are acid properties in DBMS? आपसे इसका सिर्फ फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज बता देता हूँ. एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से होता है एटॉमिसिटी. A transaction to transfer funds from one account to another involves making a withdrawal operation from the first account and deposit operation on the second. एटॉमिसिटी में क्या होता है? जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर फंड को ट्रांसफर करना है तो पहले अकाउंट में से जो फंड है तो उसको हम लोग काटना पड़ेगा और दूसरे अकाउंट में उसको जोड़ना पड़ेगा, मीन्स डिपॉजिट करना पड़ेगा. ठीक है. इफ द डिपॉजिट ऑपरेशन फेल, यू डोंट वांट द विड्रॉल ऑपरेशन टू हैपन आइदर. अगर जो डिपॉजिट का ऑपरेशन है वो फेल हो जाता है तो क्या करना है? यू डोंट वांट द विड्रॉल ऑपरेशन टू हैपन आइदर. तो आप ये भी नहीं चाहते हैं कि विड्रॉल भी हो पाए. अगर उसमें से पैसा कट गया है फिर नहीं, अगर पैसा उसमें जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है. अगर डिपॉजिट फेल हो गया, उस अकाउंट में नहीं गया है, तो आप ये सोचिए कि कटे भी नहीं. ठीक है, आपका पैसा सेफ रहे. नेक्स्ट, सीस का फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंसी. ए डेटाबेस ट्रैकिंग अ चेकिंग अकाउंट. ए डेटाबेस ट्रैकिंग अ चेकिंग अकाउंट may only allow unique check numbers to exist for each transaction. प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए कुछ यूनिक चेक नंबर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. आइसोलेशन. A teller looking up a balance must be isolated from a concurrent transaction involving a withdrawal from the same account. Only when the withdrawal transaction commits successfully and the teller looks at the balance again will the new balance be reported. मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है तो ही हम ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल मानते हैं. तो आपका रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इसको पढ़ लेना है, इसको नोट कर लीजिए. कहीं मैं तो कह रहा हूँ आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और इसको 2-4 बार देखिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए. ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना दिन चल रहा है. ए सिस्टम क्रैश और एनी अदर फेलियर मस्ट नॉट बी अलाउड टू लूज द रिजल्ट ऑफ a transaction or the contents of database. Durability is often achieved through separate transaction logs that can recreate all transactions from some picked point in the time like a बैकअप. ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना दिन तक हम डेटा बचा सकते हैं, कितना दिन तक डेटा चल पा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीएमएस का वो प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की. प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक होता है. सेकेंडरी की क्या होता है? अदर देन प्राइमरी की. तो इसका डेफिनेशन में देखते हैं. A primary key is a column or a group of columns in a table that uniquely identify the row of data in the table. For example, in the table below, ये देखिए प्राइमरी की मतलब उसका एक कांस्टेंट हमको यूनिक रखना पड़ता है. जैसे मोबाइल नंबर को हम प्राइमरी की रख सकते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर सबका यूनिक होता है. रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की रख सकते हैं क्योंकि रोल नंबर सबका यूनिक होता है. और इसमें नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर खाली स्थान है, नल है, तो फिर वो यूनिक कहाँ से? कुछ नहीं है. We display the ID number assigned to different customers in the primary key customer number. ठीक है, तो ऐसा नंबर जो यूनिक हो और नल नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं. प्राइमरी की बोलते हैं. जैसे स्टूडेंट के डेटाबेस में हम उसके स्टूडेंट का रोल नंबर होता है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको हम लोग प्राइमरी की मान सकते हैं और मानते ही हैं. क्यों? क्योंकि वो यूनिक होता है. सेकेंडरी की अब क्या होता है? सेकेंडरी की एडिशनल की. सेकेंडरी क्या है? एडिशनल की है. और अल्टरनेटिव की विच कैन बी यूज इन एडिशन टू द प्राइमरी की टू लोकेट स्पेसिफिक डेटा. प्राइमरी की के अलावा भी कुछ की होते हैं जिनको सेकेंडरी की कहते हैं. लेट्स से यू सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी एज ए प्राइमरी की, देयरफॉर स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर एंड स्टूडेंट ईमेल विल बी सेकेंडरी की कैंडिडेट्स ऑफ प्राइमरी की. तो देखिए, आप अगर स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं तो स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट नंबर है वो भी यूनिक थोड़ा बहुत होता है और स्टूडेंट का जो ईमेल आईडी होता है वो भी यूनिक होता है. उसको हम लोग सेकेंडरी की रख सकते हैं जो प्राइमरी की के कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, लेकिन हम प्राइमरी की के उसी को रख सकते हैं जो बहुत यूनिक है और जो नल नहीं है. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एसडीएलसी. आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. व्हाट इज एसडीएलसी आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म हमेशा के लिए याद कर लेना है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल is a structured process that enables the production of high quality low cost software in the shortest possible production time. The goal of the SDLC is to produce superior software that meets and exceeds all customer expectations and demands.
ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कि कितना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सके, कितना कम से कम पैसा में और कितना जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डीडीएल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल का फॉर्म क्या होता है? डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज, जिसके क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। काफी तगड़ा कंसेप्ट है। डीडीएल स्टेटमेंट्स आर सिमिलर टू अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्पेशली डेटाबेस स्कीमाज। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डीडीएल स्टेटमेंट्स इंक्लूड क्रिएट, इसमें क्या करते हैं हम? क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं और ड्रॉप करते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। आपसे पूछ जाएगा कि जो क्रिएट कमांड है और किस में जो होता है, डीडीएल में या डीएमएल में, तो आपको क्या बताना है? डीडीएल। वैसे ही डीएमएल, डीएमएल ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच यू टू मैनिपुलेट डेटा इटसेल्फ। मैनिपुलेट मतलब कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ उसमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इंसर्ट, कोई डेटा है उसमें आप किसी डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ उसमें अपडेट कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ई टेस्टेंस पर डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज, ई टेस्टेंस पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डिटेल का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज। डीएमएल का क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोनों का कमांड आप याद कर लेना है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो ये रहा 13 का 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको विप्रो या फिर टीसीएस कैपजेमिनाई किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और एक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा गया है विप्रो बिल्ड में और विप्रो एसआईएम। ठीक है, तो आप हमसे लिंक्डइन, आप हमसे यूट्यूब और टेलीग्राम सब जगह जाके ऐड हो जाइए। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, जाकर वहां चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और लिंक्डइन पे जाकर फॉलो कर लीजिए, वहां कनेक्ट हो जाइए, और टेलीग्राम में जाके ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है जो आपकी प्लेसमेंट में काफी